अब ये जो खित्ता है गल्फ, यहाँ के ममालिक ने ये फैसला करना है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस लड़ाई को मज़ीद आगे बढ़ाना है इसराइल के मफाद में, या इस लड़ाई को ख़त्म करके खित्ते के मफाद में तिजारत को दोबारा से खोलना है, क्योंकि तेल की तिजारत से ही ये खित्ता पैसा कमाता है और यहाँ पे खुशहाली आती है। अगर ये तिजारत रुक जाती है तो सूरत-ए-हाल फिर आप जानते हैं सब कि किस तरफ जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पे अब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से 3 वाज़े पैगामात अब सामने आ चुके हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनके 3 वाज़े मौक़िफ़ हैं जो अब हमारे सामने हैं। ये अब छप चुके हैं मुख्तलिफ मीडिया में। ये 3 पैगामात या 3 वाज़े मौक़िफ़ उनके क्या है। नंबर 1, हम अपने मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा जारहाना स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क पर हमला करने वाले मुजरिम जारहियत पसंदों को हरगिज़ सज़ा दिए बगैर हम नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, हम इस जंग में होने वाले हर नुकसान के साथ साथ शुहदा के खून और ज़ख्मियों के ज़ख्मों का मुआवजा या तावान ज़रूर तलब करेंगे। ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है उनका। और नंबर 3, हम यकीनी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को एक नई सतह पर ले जाएंगे, यानी इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी सूरत अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस मामले में पूरी जो मज़ामत है वो हम एक इकाई की सूरत में उसको तसव्वुर करते हैं और हम मज़ामत जारी रखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 3 चीज़ें जब सामने आई इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जहां मुज़ाकरात कामयाब होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका को वॉर ट्रॉफ़ी चाहिए, उन्हें फेस सेविंग चाहिए और ईरान को बदला चाहिए। अब इसमें जो मीडिएशन करने के लिए या सालसी करने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक बीच में है, उनकी मुश्किल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर यही कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ करके इन ममालिक के बीच में अमन कायम किया जा सके। एक और प्रॉब्लम जो अमेरिका को फेस करनी पड़ रही है, और ये जो रिपोर्ट आई है ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी है SPA, उन्होंने ये खबर जारी की है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमरीकी फ़ौजियों का मोराल बहुत ज़्यादा गिर गया है और पहले से दुगनी तादाद में अमरीकी फ़ौजी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी पहले वो जितने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करते थे अपनी सर्विस में, अब उससे दुगनी तादाद में वो रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये तादाद दुगनी हुई है ईरान पर हमले के बाद। और ख़ास तौर पे इसमें मिनाब स्कूल में जो बच्चों की शहादतें हुई हैं, छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चियों की जो शहादतें हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी एहसास नदामत है या गिल्ट है अमरीकी फ़ौजियों में। और बड़ी तादाद में फ़ौजी ये वजह सामने रखते हुए वो रिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक नई सिचुएशन है जिसका अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 शिक्कों पर मुश्तमिल नया कानून फौरी तौर पर नाफजुल अमल हो गया है। इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन की माशी मवादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इकदाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि जब चाइना के जहाज़ गैर महफूज होंगे या उनके ऑयल टैंकर्स गैर महफूज होंगे तो ये उनकी मईशत के ऊपर एक अटैक है। और चीन ने कैटेगोरिकली कहा कि खुद मुख्तारी, सलामती और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अगर यहाँ पे कोई पंगा होगा या हमारे शहरियों के साथ कुछ किया गया तो इस नए कानून के मुताबिक हम फौरी तौर पे इकदाम करेंगे। अब 20 शिक्के हैं इस कानून की और चाइना ने बड़ी जल्दी में या उजलत में आप कहें इस कानून को पास सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुस्तक़बिल करीब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा चैलेंज आता है अमेरिका की जानिब से या ख़ित्ते में इसराइल की जानिब से, तो चाइना वो इकदाम कर सके जो वो करना चाहता है। तो उसके लिए ये कानून उन्होंने पास किया है। मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक उन्होंने कहा जी किल्लत बढ़ती चली जाएगी। इस आलमी इदारे का अंदाज़ा ये है कि कोई भी टैंकर जब निकलता है तेल लेकर तो वो अपनी मंजिल तक कोई 1.5 माह में पहुँचता है और लड़ाई को अब 1.5 माह तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो वो जो ऑयल टैंकर्स पहले से पहुँच चुके अपनी मंजिल पर, उन्होंने तो किल्लत नहीं होने दी, लेकिन अब किल्लत के असरात शुरू हो जाएंगे। यानी जिन ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की किल्लत का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा था, उन्हें अब इस किल्लत का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा यह तेल की किल्लत का सिर्फ एक आगाज़ है। और एक और दावा किया उन्होंने कि तारीख का सबसे बड़ा तवानाई का बहरान ये सामने आने वाला है। सस्ते तेल और गैस का दौर ख़त्म हो गया। ईरान जंग ख़त्म होने के बाद तवील अरसे तक ये दौर जारी रहेगा जिसमें सबसे बड़ा एक तवानाई का बहरान होगा। ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है।
और अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अमेरिका और उसके आसपास जो ममालिक मौजूद हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आलमी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। 2022 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया तो 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी उसी साल निकल गए। 2023 में 8.5 लाख पाकिस्तानी निकल गए। 2024 में 7.25 लाख पाकिस्तानी निकल गए। 2025 में 7.25 लाख पाकिस्तानी निकल गए। अब 2026 में इतनी पाबंदियां इन्होंने लगाई, 25 और 26 में पाकिस्तानी अभी भी पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये PMLN तबाही बहुत फेरती है। 2015 में जब इनकी हुकूमत थी ना तो 2015 में 9.5 लाख पाकिस्तानी एक साल में पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2014 में भी इनकी हुकूमत थी, 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। 2016 में भी इनकी हुकूमत थी, 8.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। 2017 में 5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर गए जब नवाज शरीफ का बुरा वक्त शुरू हुआ। इमरान खान का दौर भी देख लेते हैं। 2018 यहाँ 3.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, 3.25 लाख लगभग। 2019 में 6 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 2020 में 3.25 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। 2021 में 3.25 लाख। तो तादाद कितनी कम हो गई थी उन सालों में, यानी आधी तादाद रह गई थी उन सालों में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और अब पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन हो रहा है बल्कि लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से निकलते चले जा रहे हैं। जैसे लोगों का दाव लगता है लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालते हैं। कोई पाकिस्तान में पैसा लाना नहीं चाहता। ये अगवा करते हैं, मारते हैं, कुटते हैं, जलील करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं, उनकी फैमिलियों के बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं। जिसको दिल करता है एजेंसियां उठा लेती हैं। ये भी नहीं देखते कि इस आदमी के पास पासपोर्ट किसी और मुल्क का है, उसको भी उठा लेते हैं। 4-6 दिन का रगड़ा तो ये किसी भी मुल्क के शहरी को दे देते हैं पाकिस्तान में। कई ममालिक ये कह चुके हैं जिसने जाना है पाकिस्तान में वो अपनी जिम्मेदारी पे जाए पाकिस्तान में, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एम्बेसियां मना कर देती हैं कि आप पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारी से जाएं, वहाँ एजेंसियां अगवा कर लेती हैं। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर इस वक्त हर पाकिस्तानी 211 रुपये 26 पैसे का टैक्स दे रहा है। 211 रुपये 26 पैसे का टैक्स दे रहा है हर पाकिस्तानी 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। और जब तक पाकिस्तान में जर्नैलों ने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया था, रजीम चेंज ऑपरेशन जो मिलिट्री ने किया था पाकिस्तान में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, बेचारे फौजियों का क्या कसूर है, वो तो मुलाजिम पेशा लोग हैं, वो तो बेचारे लड़ाई लड़ते हैं। ये तो जर्नैलों की ख्वाहिशात होती हैं, उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, उनके फ़ायदे, उनके मफाद होते हैं, जिसके लिए ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वो जब उन्होंने ये किया था ना रजीम चेंज ऑपरेशन, तब 150 रुपये का पेट्रोल मिलता था 1 लीटर। और आज उसी पेट्रोल पे जो आलमी मंडी में उस दौर से बहुत सस्ता है, आज सिर्फ 211 रुपये 26 पैसे हम टैक्स दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत अलग है, 211 रुपये 26 पैसे सिर्फ टैक्स है, इसमें पेट्रोल की कीमत नहीं है। ये हम दे रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। और इमरान खान के दौर में पेट्रोल इससे ज़्यादा महंगा था आलमी मंडी में, और हम कितना दे रहे थे, 150 रुपये का हमें लीटर मिल रहा था। तो ये रजीम चेंज किया था उस वक्त जनरल बाबर ने, जनरल बाजुआ ने, जनरल फैज़ ने, जनरल नदीम अंजुम ने। इन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनाई थी लोगों को, जनाब अब तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। ये पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत की कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला खुद पाकिस्तानियों को अब बता रहा है कि जनाब फिक्र ही ना करें, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया और अब वो ऐसा वापस लाना चाहते हैं। ये 100 अरब डॉलर कितना होता है पता आपको? चाइना ने को 12-15 साल पाकिस्तान में पैसा लगाया, 60 अरब डॉलर के आसपास लगाया, और वो पैसा उतारना किसने? पाकिस्तानियों ने उतारता है। और 100 अरब डॉलर 4 साल में पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से निकल गया। ये मोहसिन नकवी ने कहा है। अंदाज़ा करें आप ये कितने महंगे पड़े पाकिस्तानियों को, आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं। और आज भी इनके अंदर सिर्फ एक जिद है। एक साबिक वज़ीर आज़म है जिसको आवाम पसंद करती है, जिसने अपने तर्ज हुक्मरानी से साबित किया कि वो इनसे बेहतर है। उसने कोरोना के साथ बेहतरीन परफॉर्म किया, उसने आलमी वबा के साथ लड़ाई की, बैनुल अक़वामी सतह पे उसने जो कुछ किया आज पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है। उसने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट का, आज यूरोपीय ममालिक भी वही कह रहे हैं। ईरान भी उसकी पॉलिसी में चल रहा है, उसको दुनिया में इज्जत मिल रही है, बल्कि ईरान के रुपए की कदर बढ़ रही है जंग के दिनों में। तो इमरान खान वो आदमी है जिसने आलमी सतह पे इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इमरान खान वो आदमी है जिसने आलमी अमन के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया था। वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम दिया था, जिसको बाद में बदल दिया गया। वो आदमी है जिसने हर आदमी की जेब के अंदर एक हेल्थ कार्ड डाल दिया था कि जाओ जाकर जितना मर्जी महंगा इलाज जिस मर्जी अस्पताल से करवाओ। वो आदमी है जिसने पनाहगाहें दी थी, और अब ये एक एक करके गिरा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितनी दुश्मनी है इनको अवाम से कि उसने आम और गरीब आदमी के रहने के लिए पनाहगाहें बनाई, ये पनाहगाहें गिरा रहे हैं। और जो मजदूर गिरा रहे हैं वो कहते हैं जनाब हम यहीं पे रात को रहते थे, मजबूरी है, अब हम इसको गिरा रहे हैं।
क्योंकि हमें हुक्म आ गया हुकूमत की जानिब से, लंगर खाने बंद, पनाहगाहें बंद, गरीबों का हेल्थ कार्ड बंद, एहसास प्रोग्राम बंद। जो इमरान खान ने बेहतर काम किया आवाम के लिए, गरीबों के लिए, वो सारे काम इन्होंने एक एक करके बंद किए। और इमरान खान जो गरीबों के लिए काम कर रहा था वो भी बंद। खान साहब की बहनों ने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफ़र दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अल-शिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफ़र नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज़ है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निज़ाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, ज़ाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफ़र दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कोई सीरियस बात हो रही है। भाई आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं है, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दें, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फ़ौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफ़ियाँ मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। अब नाज़रीन आ जाए कि एक्चुअली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या जब इमरान खान साहब की आंख का मामला बना। अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ना, ये मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बीमारी का मामला बाहर आया, सलमान सफदर साहब रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट इसलिए बनवानी पड़ी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। वो रिपोर्ट जब मंजर आम पे आई तो हुकूमत घबरा गई थी। हुकूमत को लगा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। मोहसिन नकवी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों से राब्ते शुरू हुए। मैं जानता हूँ कौन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वरना उनकी मंजी ठुक जाएगी। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं है, वो तो बेचारे पैगाम रसा थे। और उन बंदों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से रब्ता शुरू किया, क्योंकि बीमारी का मामला है तो फैमिली की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन दहानी करवाई गई मोहसिन नकवी की जानिब से कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अपना दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मम्मी डैडी किस्म के धरने दे दिए और उसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना चेक रख दिया कि दरवाजों के अंदर बंद करो, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, प्रॉपर इनको घूमने फिरने नहीं देना हमने। तो वो मम्मी डैडी किस्म के जो धरने थे बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म के, उनसे हुकूमत को फ़र्क कोई नहीं पड़ा और पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल ज़िक्र लोग निकले नहीं। यानी जिस तरीके से लोगों को लीडरशिप ने निकालना था, लीडरशिप तो सारी गायब हो गई और बाकी पहुंच गई इस्लामाबाद के रेड जोन में और उन्होंने अपने आप को 3 इमारतों के अंदर बंद कर लिया। सुहेल आफरीदी भी उन लोगों में से एक थे जो इस ट्रैप में आ गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और हमें यहाँ पे एक अलामती धरना देना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि बड़ी तहरीक एकदम चला सकते या लाखों लोगों को एकदम इकट्ठा कर सकते। इनकी ग्राउंड के ऊपर तैयारी नहीं थी। जो बात मैं आपको 1-1.5 महीने से बता रहा था कि जनाब ये मोमेंटम बना रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। अब हुकूमत ने जब ये देखा ना कि दम खम नहीं है इनके अंदर, तो हुकूमत की नीयत बदल गई। फिर हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनसे मुकर गए और बड़े आराम से हुकूमत ने छोटे छोटे बहाने बना के इनको फारिग कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब वो करने जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल आफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज़ किया जा रहा है ना कि मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज़ अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीज़ें बता रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है उनके चैनल को फॉलो करें, उनके चैनल को देखें। मैं देख रहा हूँ पिछली चंद वीडियो से थोड़ा सा हो सकता है फायरवॉल सारे उन पे लगा दिए हो गवर्नमेंट ने, या उनके ऊपर भी फायरवॉल की जद आ गई हो, क्योंकि एकदम लाखों में गई उनकी वीडियोस और पे एकदम नीचे चली गई।
तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब की वीडियोस भी देखें। तो अभी जनाब ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज़ बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की, और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर ख़वातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं, या आवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन है, वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने, और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिए मैं मायूस कभी नहीं होता, और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मायूस होने नहीं दूंगा। अब लड़ाई लड़नी जो है, इसमें कभी आप नीचे गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आपको चोट लगेगी, कभी आप चोट पहुंचाएंगे, कभी आप पीछे हटेंगे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको शिकस्त होगी, कभी आप शिकस्त देंगे। लड़ाई तो लंबी चलेगी। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ना, ये लड़ाई फिर भी चलेगी और ये चलती रहेगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानियों को एक दिन जीतना है, और एक दिन पाकिस्तानी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इस पर मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू की है कि ये आइडिया क्या है, इसके अंदर क्या होगा, कौन लोग इसको